नमस्कार बच्चों, बायोलॉजी जोन में पुनः आपका एक बार स्वागत है। बच्चों, आज मैं दूसरे चैप्टर का, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन का अगला अध्याय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगला अध्याय बच्चों, जिसका हमारा टॉपिक है बीज। जैसे कि आप लोग बीज जानते ही हैं, बीज जो होता है ये वनस्पतियों की अगली पीढ़ी को खोलता है। बीज यह फलों के अंदर पाया जाता है बच्चों। बीज यह फलों का मुख्य भाग होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसका उपयोग सामान्यतः प्रजनन के लिए किया जाता है। बच्चों, आज मैं बीज के बारे में आप लोगों को और कुछ बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बीज कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। बीज यह आवृत बीजी और अनावृत बीजी भी हो सकते हैं। आवृत बीजी अर्थात ऐसे बीज जिन पे आवरण हो, जिसे हम छिलके के स्वरूप में कहते हैं, ऐसे बीजों को हम आवृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी अर्थात जो नग्न अवस्था में हो, खुले हो, ऐसे बीजों को हम अनावृत बीजी कहते हैं। बच्चों, आइए हम लोग देख लेते हैं बीज। बीज जो होता है यह आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है। अगर बीज की परिभाषा पूछे तो बीज जो होता है ये आवृत बीजियों में लैंगिक प्रजनन का अंतिम परिणाम है। अर्थात जब कोई भी पुष्प, नर पुष्प, मादा पुष्प जब प्रजनन करते हैं तो अपनी शाखाओं से झड़ जाते हैं। प्रजनन के बाद उस जगह पर फल लेते हैं। फल के अंदर क्या पाया जाता है? बीज। अगर मैं बोलूं, बीज जो होता है ये लैंगिक जनन का बच्चों अंतिम परिणाम है। बीज ये फलों के अंदर पैदा होता है। बीज के मुख्य 3 भाग होते हैं बच्चों। बीज के मुख्य 3 भाग होते हैं। बीजावरण, जिसे हम छिलका कहते हैं। बीज के ऊपर ही आपने देखा होगा, मटर के बीज को भिगा के रख दो तो उसके ऊपर एक हल्का सा सफ़ेद कलर का परत बन जाता है, जिसे हम छिलका कहते हैं। या हम बायोलॉजी की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बीजावरण। बीज पत्र, जिसमें खुराक संचित होता है। बीज पत्र अर्थात जिसमें खुराक संचित होता है। और भ्रूण अक्ष अर्थात जहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है। बीज के अंदर जो भ्रूण का निर्माण होता है, या जहाँ पर बीज के अंदर जहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है, उस भाग को हम भ्रूण अक्ष कहते हैं। बच्चों, बीज आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम। बीज ये फलों के अंदर पैदा होता है या बनता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। बीज में विशिष्ट रूप से बीजावरण, बीज पत्र या भ्रूण अक्ष पाया जाता है। अर्थात आपके सामने ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, बीज के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो इसका बहुत सामान्य सा आंसर है बीजावरण, बीज पत्र तथा भ्रूण अक्ष। बच्चों, हम आगे देखते हैं परिपक्व बीज। परिपक्व बीज अर्थात क्या? जो पूरी तरह से तैयार हो गया है, जो पूर्ण रूप से तैयार है। ऐसे बीज 2 प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिनस बीज तथा गैर एल्ब्यूमिनस बीज। अगर बच्चों हम गैर एल्ब्यूमिनस बीज की बात करें तो इसमें भ्रूण कोश नहीं होता। उदाहरण जैसे कि मटर और मूंगफली। उदाहरण कौन है बच्चों? मटर और मूंगफली। भ्रूण अक्ष अर्थात जहाँ से बीज अंकुरित होते हैं, जिस भाग से बीज अंकुरित होते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? भ्रूण कोश, है ना। उदाहरण, बीज परिपक्वता के अनुसार कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, एक एल्ब्यूमिनस बीज और एक गैर एल्ब्यूमिनस बीज। अगर हम गैर एल्ब्यूमिनस बीज पे चर्चा करें तो बच्चों इसका उदाहरण कौन है? मटर तथा मूंगफली। ये आपका VSQ हो गया, है ना। गैर एल्ब्यूमिनस बीज कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? तो 2 प्रकार के, एक होता है मटर और दूसरा होता है मूंगफली। बच्चों, आइए अब हम एल्ब्यूमिनस बीज पे चर्चा करते हैं। एल्ब्यूमिनस का कुछ भाग परिपक्वता के बाद शेष रह जाता है, अर्थात बचा हुआ रह जाता है। तो ऐसे बीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एल्ब्यूमिनस बीज, है ना। एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण कौन सा बच्चों? गेहूं, मक्का तथा बाजरा। अब बच्चों, हमने अभी बीज पे चर्चा की। मान लो अगर बीज पे कुछ प्रश्न भी बन रहे हैं हमारे VSQ, बीज के मुख्य कितने भाग होते हैं? बीज के मुख्य 3 भाग हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बीजावरण, बीज पत्र तथा भ्रूण अक्ष, है ना। बीज की परिपक्वता के अनुसार बीज मुख्य रूप से कितने भागों में बांटे गए? तो 2 भागों में बांटे गए, एक गैर एल्ब्यूमिनस बीज और दूसरा एल्ब्यूमिनस बीज। अगर हम गैर एल्ब्यूमिनस बीज की चर्चा करें तो गैर एल्ब्यूमिनस का उदाहरण कौन है बच्चों? मटर तथा मूंगफली। और एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण कौन है बच्चों? गेहूं, मक्का तथा बाजरा। बच्चों, ये हमारे 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। बीज अर्थात क्या समझाइए, बीज के भागों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा अगला टॉपिक था जो कि 2 नंबर के लिए है, जिसे हम लोग बोलते हैं बीज बच्चों। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बीजांड। बच्चों, बीजांड आपने चने में देखा होगा, एक चने के अक्ष पर उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बीजांड। बच्चों, अगर हम बीजांड की चर्चा करें,
बीजांड जो होता है, जब बीज परिपक्व हो जाता है, अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तब वह बीजांड नमी को, ऑक्सीजन को, पानी को शोषित कर अंकुरित करता है, बीज को अंकुरित करता है। तो हम आगे भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर यह बीज का सख्त आवरण है, लेकिन कब तक ये सख्त आवरण होता है? जब तक ये नमी पानी के संपर्क में नहीं आता बच्चों। हालांकि आप जानते हैं कोई भी बीज कितना भी कठोर क्यों ना हो, यदि वो पानी के संपर्क में कुछ समय के लिए आ जाता है तो उसका बीजावरण जो होता है वो ढीला पड़ जाता है। बीजावरण जो होता है वो ढीला पड़ जाता है ना। अब उस ढीले पड़े हुए आवरण को हम क्या कहते हैं बच्चों? बीजांड। बीजांड ये बीज का मुख्य अंग है जो ऑक्सीजन, पानी, नमी आदि को प्रदान करता है। आइए अब हम बीजांड के बारे में भी जान लेते हैं। बीज में बीजांड द्वार एक छोटा सा छिद्र होता है। आपने देखा होगा चना के ऊपर एक टोपी होती है, चने के ऊपर के सिरे की ओर एक टोपी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार जो होता है ये वनस्पतियों को या उस बीज को नमी, ऑक्सीजन और पानी प्रदान करता है, जिससे कि बीज जो है वो आसानी से अंकुरित हो सके। बच्चों अगर हम बीजांड की और विस्तृत संरचना अगर हम देखें तो जो बीज जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एल्ब्यूमिनस तथा गैर एल्ब्यूमिनस बीज, है ना। तो गैर एल्ब्यूमिनस बीज में अगर हम देखें तो बीजांड द्वार पाया जाता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं बीजांड छिद्र पाया जाता है, और एल्ब्यूमिनस बीज में यह अनुपस्थित होता है। तो ऐसे बीज जिनमें बीजांड छिद्र नहीं होता तो वो अपने शरीर से ही पानी का शोषण या नमी का शोषण करते हैं, जिससे कि वो बीज अंकुरित हो सके। अब बच्चों यह छिद्र बीज अंकुरण के समय ऑक्सीजन तथा जल अर्थात पानी के प्रवेश को सुगम बनाता है। ये बहुत टफ लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन मैं इसे सामान्य सरल भाषा में समझा देता हूँ। बीजांड द्वार का मुख्य कार्य क्या है समझाइए, प्रश्न आ गया। बच्चों बीजांड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका बहुत सामान्य सा आंसर है, बीज को अंकुरण के समय ऑक्सीजन, पानी आदि प्रदान करना होता है ना। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है वैसे वैसे बीज से जल की मात्रा घटने लगती है। बच्चों आप लोग ने अधिकतर देखा होगा बीज को यदि हम लंबे समय तक टिका कर रखें तो उस बीज से पानी जो होता है वो शरीर से बाहर निकलते जाता है। उदाहरण के लिए किसान जब खेती करता है तो अगले साल की खेती के लिए वो कुछ बीज को बचाकर रख लेता है बोने के लिए। अब बच्चों अगर हम अगला टॉपिक देखें बीजांड का ही, जो एक सब टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं बीज की प्रसुप्ति। बच्चों बीज की प्रसुप्ति समझना एकदम आसान है, जिसे हम लोग बोलते हैं बीजों का कोमा में चले जाना। जैसे कि आपने इस टॉपिक में देखा, इस लाइन में देखा, बीज जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे बीज से पानी की मात्रा घटने लगती है। पानी की अनुपस्थिति के कारण बीज कुछ समय के लिए कोमा में चले जाता है। इस अवस्था को हम बोलते हैं बीज की प्रसुप्ति अवस्था। इस अवस्था को हम बोलते हैं बीज की प्रसुप्ति अवस्था। लेकिन हाँ बच्चों, ये लंबे समय के लिए भी हो सकता है और कम समय के लिए भी हो सकता है। यदि वह बीज जो प्रसुप्ति अवस्था में चले गया है, यदि वह बीज पुनः पानी के, मिट्टी के और नमी के संपर्क में आता है तो वह अंकुरित हो उठता है। यदि ऐसे बीज अंकुरित नहीं होते तो उसका उपाय भी किसानों के पास होता है। तो ऐसे बीज जिनका बीजावरण सख्त हो जाता है, पानी का प्रवेश नहीं हो पाता, तो ऐसे बीज को कांच के पेपर पर घसा जाता है, जिससे कि बीजावरण टूट जाए और पानी का प्रवेश आसानी से हो सके और बीज की प्रसुप्ति अवस्था को रोका जा सके। तो बच्चों मान लो हमारे क्वेश्चन पेपर में आ गया बीज की प्रसुप्ति अवस्था अर्थात क्या, समझाइए। यदि बीज लंबे समय तक पानी के संपर्क में ना हो, यदि बीज परिपक्व होता है तब उसके शरीर से पानी धीमे धीमे कम होने लगता है, तो उस अवस्था को हम बीज की प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। यह हम भली भांति जानते हैं। बच्चों बीज प्रसुप्ति अवस्था में कब जाता है? अगर मैं इसका वैज्ञानिक कारण समझाऊं तो जब बीजावरण कठोर हो जाता है तो उस अवस्था में बीज जो होता है वो प्रसुप्ति अवस्था में चले जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है वैसे वैसे बीज से पानी की मात्रा घटने लगती है, तब बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है तथा बीज की चयापचय दर जो होती है वो धीमी हो जाती है। इस अवस्था को हम प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं।
बच्चों जैसे कि मैंने समझाया, प्रसूति अवस्था लंबी भी हो सकती है और कम भी हो सकती है ना। यदि यही बीज को, जो बीज प्रसूति अवस्था में गया है, यदि इसे अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध हो, अनुकूल परिस्थिति अर्थात क्या बच्चों, पर्याप्त नमी, आर्द्रता तथा उपयुक्त तापमान उपस्थित हो, मौजूद हो, या वो बीज इनके संपर्क में आ जाए, इन तीनों के संपर्क में आ जाए, तब वही बीज पुनः अंकुरित हो जाता है। कौन सा बीज? वही बीज मतलब कौन सा बच्चों? वो जो बीज जो प्रसूति अवस्था में चले गया है। प्रसूति अवस्था को हम सामान्य भाषा में आसानी से समझ सकते हैं। प्रसूति अवस्था अर्थात क्या, बीजों का कोमा में चले जाना। ये लंबे समय तक का भी हो सकता है और कम समय तक का भी हो सकता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा 2 टॉपिक। आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। बच्चों यदि संभव हो तो इस नोट्स को आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। यदि इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे। नमस्कार।